घनत्व तो कितना होता है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यंग मापांक 2.04 × 10⁵ से लेकर 2.18 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। दृढ़ता मापांक कितना होता है 0.84 × 10⁵ से लेकर 0.98 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन की मात्रा कितना होता है ग्रेड ABC में कहेंगे 23, 22, 20, 0.23, 0.22, 0.20। फास्फोरस सल्फर कितना होता है ABC ग्रेड में 0.050, 0.045, 0.040। मैग्नीज 1.5, 1.5, 1.5। सिलिका 0.4, 0.4, 0.4। तो आई होप इतना याद हुआ है। सबसे पहले हमको जानना है रोल्ड स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं 7 प्रकार के। पहला आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन। फिर बार हो जाएगा, है ना, बार हो जाएगा, फ्लेट हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा। 7 प्रकार के होते हैं। फिर कहेंगे रोल्ड स्टील बीम कितने प्रकार, आप कहेंगे 5 प्रकार के। कौन कौन से? जूनियर, लाइट, मीडियम, वाइड, हैवी। जूनियर, लाइट, मीडियम, वाइड, हैवी। उसके बाद कहेंगे कि बीम अभी पढ़े, उसके बाद हम कहेंगे आपको चैनल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे 4 प्रकार के, जूनियर, लाइट, मीडियम, स्पेशल। जूनियर, लाइट, मीडियम, स्पेशल। उसके बाद आ जाएगा आपका एंगल कितने प्रकार के। आप कहेंगे एंगल 3 प्रकार के, इक्वल, अनइक्वल और बल्ब। बार कितने प्रकार के 2 प्रकार के। टी कितने प्रकार के होंगे आपके 5 प्रकार के। लाइट, नॉर्मल, जूनियर, लाइट, नॉर्मल 5 प्रकार के। जूनियर, लाइट, नॉर्मल और इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग और इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज, है ना, ये थोड़ा टिपिकल है। तो कितने प्रकार के होंगे आपके 5 प्रकार के। फिर चपटी पत्ती तो कई प्रकार के होते हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। हम मेरा स्ट्रक्चरल स्टील ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका चैनल, आई, एंगल, इसी का यूज़ हम ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होगा बताइए, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होगा कमेंट करिए फटाक से। कितना होगा डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हम पूछे दृढ़ता मापांक कितना होगा, तो आप कहेंगे दृढ़ता मापांक 0.84 × 10⁵ से लेकर 0.98 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। हम कहे यंग मापांक कितना होगा, तो आप कहेंगे 2.04 से लेकर 2.04 से लेकर 2.18 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। होगा कि नहीं होगा। हम कहते हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कार्बन की मात्रा A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे 0.23, 0.22, 0.20। मैग्नीज 1.5, सिलिका 0.4, 0.4, 0.4। फास्फोरस और सल्फर कितना होगा 0.050, 0.045, 0.040। ठीक है ना, फास्फोरस और सल्फर। हम कहते हैं अनुग्रह तनन प्रतिबल कितना होगा, तो आप कहेंगे 0.6 FY। धारण प्रतिबल 7.5 FY। अधिकतम कर्तन प्रतिबल 0.45 FY। अब बताइए एवरेज औसत कर्तन प्रतिबल कितना होगा, बताइए आंसर दीजिए। औसत कर्तन प्रतिबल कितना होता है भाई, अनुग्रह औसत कर्तन प्रतिबल होगा 0.40 FY। FY क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस। FY क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस। उसके बाद हम पढ़े थे टाइप ऑफ रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं 7 प्रकार के। रोल्ड स्टील खंड कितने प्रकार के होते हैं 7 प्रकार के। पहला है रोल्ड स्टील आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, बार था, ट्यूब और फ्लैट। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन कितने प्रकार का था 5 प्रकार के, जूनियर, लाइट, मीडियम, वाइड, हैवी। रोल्ड स्टील एंगल कितने प्रकार के 3 प्रकार के थे। थोड़ी जान दीजिए और पढ़ते रहेगा इक्वल अनइक्वल बल्ब। रोल्ड स्टील टी सेक्शन 5 प्रकार के, इसमें 2 मेन था ISHT यानी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार, उसका था ISHT इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। चलिए बताइए तो कुछ देखते हैं, बताइए चल रहा है ना ऑडियो ऑन है, ठीक है। हम पूछते हैं इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए चैनल सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार का 4 प्रकार। हम कहे एंगल किस अक्ष पे सम्मित होता है, किसी पे नहीं होता है। चैनल किस अक्ष पे होता है x अक्ष। किस अक्ष पे होगा आपका x अक्ष। अब समझिएगा। अब आएंगे हम जोड़ पे। जोड़ क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक मेंबर की तरह काम करने लगे, जोड़ कहलाता है। जोड़ कितने प्रकार के 2 प्रकार के, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी को बीच में खोल सकते हैं, परमानेंट को नहीं। परमानेंट क्या होते हैं आपके, टेम्परेरी क्या होते हैं। परमानेंट होता है आपका रिवेट और वेल्डिंग, फोर्जिंग, सोल्डरिंग। टेम्परेरी क्या होता है आपका बोल्ट जॉइंट या पिन जॉइंट कहते हैं। अब हमको पढ़ना है रिवेट, रिवेट जॉइंट। रिवेट पढ़ने से पहले हम पढ़े थे रिवेट। रिवेट क्या होता है, इस्पात की एक गोल छड़ होती है जिसके 2 भाग होता है। सबसे ऊपर भाग उभरा हुआ होता है जिसे हेड कहते हैं, सबसे निचला भाग होता है शंक होता है। मार्केट में शंक से हम कुछ भी खरीदते हैं, शंक के व्यास को नॉर्मल डायमीटर कहते हैं। उसके बाद आए पढ़े थे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, कितने प्रकार के हेड के आधार पर, कितने प्रकार के 7 प्रकार के।
पैन हेड, स्नैप हेड, पैन हेड विथ टेपरेड नेक। इसका हेड का व्यास कितना था 1.6 डी, ऊंचाई कितना था 0.7। उसके बाद राउंडेड काउंटर संक हेड, फ्लैट काउंटर संक हेड, उसका हेड का व्यास कितना था 1.5, मोटाई कितना था 1.5। लास्ट था फ्लैट हेड 2D था। उसके ऊपर पढ़े थे रिवेट लगाने के आधार पे, हॉट रिवेट और कोल्ड रिवेट, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे कि रिवेट लगाए जाने कहाँ लगाए जा रहे हैं, यानी स्थान के आधार पे, शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट। उसके बाद क्या पढ़े थे हम, प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के आधार पे, मशीन रिवेट और हैंड रिवेट, है ना। उसके बाद पढ़े थे हम रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार के, रिवेट ज्वाइंट हम देखे थे प्लेट की व्यवस्था के आधार पे 2 प्रकार के, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ते हैं तो लैप ज्वाइंट, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के एक ही समतल में रख कर कवर प्लेट के माध्यम से जोड़ते हैं तो बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट 2 प्रकार के, सिंगल कवर और डबल कवर। उसके बाद था रिवेट की व्यवस्था के आधार पे 3 प्रकार के, रिवेट की व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के, चैन रिवेटिंग, जिगजैग रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग हमेशा बट में, डायमंड रिवेटिंग बट में यूज होता है, अधिकतम दस्ता होता है, अधिकतम सामर्थ्य देता है। उसके बाद हम पढ़े थे रिवेट पंक्ति के आधार पर, सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटिंग सिंगल कवर बट ज्वाइंट हो सकता है, सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। रिवेट की पंक्ति 3 से अधिक हो गया तो मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। वही बट में था सिंगल रिवेटिंग सिंगल कवर लैप बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटिंग डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल रिवेटिंग सिंगल कवर बट ज्वाइंट, ऐसा बहुत था। उसके बाद हम देखे थे डिफिनीशन, रिवेट लाइन क्या होता है, यानी बल के समानांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए गए हो रिवेट लाइन कहलाता है। 2 निकटतम रिवेट लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाता है, गेज डिस्टेंस कहलाता है ना। फिर एक रिवेट रेखा पर स्थित 2 निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाता है, आपका पिच। किन्हीं 2 निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित किन्हीं 2 निकटतम रिवेट के केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाता है, विषम पिच। रिवेट को होल में लगाने से पहले जो उसका व्यास होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल डायमीटर या नॉर्मल व्यास। रिवेट को होल में लगाने के बाद का व्यास क्या कहलाता है, ग्रास डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर से ग्रास डायमीटर 1.5 या फिर 2 mm अधिक रखते हैं। 25 mm व्यास के लिए 1.5 mm अधिक रखेंगे, 25 mm से अधिक के लिए 2 mm अधिक रखते हैं। उसके बाद आपका था मैक्सिमम पिच कितना होता है, 32 T या फिर 300 mm, जो भी कम हो। उसके बाद क्या था आपका, उसके बाद था टेंशन में था 16 T 200, कंप्रेशन में 12 T 200। उसके बाद हम देखे थे मिनिमम पिच 2.5 D 2.5 D। उसके बाद था हम आ गए थे रिवेट के ज्वाइंट पे फेल्योर पे, किस में फेल हो रहा था, तनन में फेल हो रहा था, कर्तन में फेल हो रहा था, धारण में फेल हो रहा था, किनारे से फट रहा था। उसके बाद हम देखे थे जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा, तनन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य, जो तीनों में कम होगा उसे हम लोग कहते हैं जोड़ का सामर्थ्य, जो सबसे कम होगा जोड़ का सामर्थ्य। रिवेट मान क्या होता है, धारण सामर्थ्य और कर्तन सामर्थ्य में से जो कम होगा उसे हम लोग कहते हैं रिवेट मान। उसके बाद आता है दक्षता क्या होता है, जोड़ का सामर्थ्य अपन ठोस प्लेट का सामर्थ्य का प्रतिशत का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता। ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, एक पीठ चौड़ी प्लेट जिस पर कोई रिवेट न लगा हो का तनन सामर्थ्य क्या कहलाता है, ठोस प्लेट का सामर्थ्य, है ना। उसके बाद कहलाता है आपका नंबर ऑफ रिवेट क्या था, नंबर ऑफ रिवेट था जोड़ का सामर्थ्य तथा जोड़ पर लगाए गए बल तथा रिवेट मान का अनुपात क्या था, नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ रिवेट क्या था, F/R, है ना। F/R लगाए गए बल और रिवेट मान का अनुपात नंबर ऑफ था। फिर अनविन फार्मूला वगैरह देखे थे।